अच्छा तो नहीं कट रहा, चेहरा नहीं कट रहा। माफ नहीं पड़ ठीक। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ एक्सरसाइज देखेंगे 3, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। आज के इस क्लास में हम लोग चतुर्भुज के बारे में समझेंगे। सबसे जो पहला चीज है, जो सबसे पहला टॉपिक है, वह है समतलीय वक्र। समतलीय वक्र हम लोग किसको बोलते हैं? जब आप कागज से पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं तो एक समतलीय वक्र प्राप्त करते हैं। जब आप कागज से, या जैसे बोर्ड है, इस पर से हम लोग पेंसिल को या इस कलम को या मार्कर को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जब जोड़ते हैं तो एक समतलीय वक्र प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ आकृति बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक चित्र बन गया, एक चित्र यहाँ पे ऐसे कोई आकृति बना लिए हम। उसके बाद में यहाँ पे तीसरा नंबर आकृति है, हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ एक्सरसाइज देखेंगे 3, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। आज के इस क्लास में हम लोग चतुर्भुज के बारे में बेसिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। सबसे पहला, जो आज का सबसे पहला टॉपिक है, वह है समतलीय वक्र। समतलीय वक्र हम लोग किसको बोलते हैं? जिस समतलीय वक्र को एक और नाम से जाना जाता है, उसको जो है ना समतलीय वक्र को हम लोग सरल आकृति भी बोलते हैं। जब आप पेंसिल को कागज से हटाए बिना कोई आकृति बनाते हैं तो वह जो आकृति होता है समतलीय वक्र कहलाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे इस मार्कर को हटाए बिना यहाँ पे कोई आकृति ऐसा बना दिए, इस मार्कर को बिना उठाए यहाँ पे कोई आकृति बना दिए। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे हम लोग एक आकृति बनाएंगे, यहाँ पे एक आकृति बन गया। उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कलम या मार्कर हम लोग जो भी लिए है ना, उसको बिना उठाए कुछ आकृति बनाना है। उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस मार्कर को बिना उठाए ऐसे कोई आकृति बना दिए, यहाँ पे कोई आकृति है और यहाँ पे एक और आकृति है। यह पहला नंबर है, यह दूसरा, यह तीसरा हो जाएगा, यह चौथा हो जाएगा, यह पांचवा होगा, यह छठा होगा और यह सातवां होगा। तो जब आप कागज से पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं तो समतलीय वक्र प्राप्त होता है। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन समतलीय वक्र है, जिसको साधारण वक्र भी बोला जाता है। तो यहाँ पे पहला नंबर समतलीय वक्र है, यह साधारण वक्र है, क्योंकि इसको हम लोग पेंसिल को, कलम को या मार्कर को बिना हटाए इसको आसानी से हम ऐसे बना सकते हैं। दूसरा नंबर जो है, यह भी साधारण वक्र है, क्योंकि इसको भी हम लोग बिना पेंसिल को हटाए आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तीसरा नंबर भी, यह भी एक साधारण वक्र है, और चौथा नंबर भी यह साधारण वक्र है। अब यहाँ पर देखेंगे पांचवा नंबर, क्या यह साधारण वक्र है? तो याद रखेंगे, कोई भी आकृति अगर स्वयं को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि स्वयं को काट रही है,
तो वह आकृति साधारण वक्र नहीं होगा। अगर कोई आकृति स्वयं को प्रतिच्छेद कर रहा है तो वह साधारण वक्र नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे जो आकृति है ना, यह स्वयं को प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि स्वयं को काट रहा है, तो यह आकृति साधारण वक्र यानी कि समतलीय वक्र नहीं हो सकता है। अगला नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पे छठा नंबर। तो यह जो आकृति है यह समतलीय वक्र है, क्योंकि यह कहीं भी स्वयं को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, और इसको जो है हम लोग बिना कलम को उठाए आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अगला नंबर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यह भी क्या है, यह भी एक समतलीय वक्र है, क्योंकि इसको हम लोग बिना कलम को हटाए आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। इस प्रकार की आकृति को हम आसानी से बना सकते हैं। इधर जा रहा है सो तो कट रहा है। कितना ऐसा चित्र आ गया है, चित्र आ गया, चेहरा को कट गया। अरे थोड़ा सा कटेगा तो दिक्कत नहीं है, रोक कर देखिए ना, इसमें बीमारी ना है, रोकने पर फिर शुरुआत से हो जा रहा है। रुकने स्टॉप में देखा जाएगा ना, मोबाइल का जो कैमरा की सेटिंग है वो अलग है, इसी डाउनलोड कैमरा है, इसी एप्स तो बहुत परेशानी है इसमें। कैमरा डाउनलोड से इससे क्या फायदा है? फ्रेश आ रहा है, इससे तो फ्रेश आ रहा है, इससे फायदा ही फ्रेश आ रहा है। फिल्टर लगाने की बात कर रहे हैं, कोई क्या है? हाँ, मोबाइल से जो हो रहा है वीडियो ना वो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़िया मिल रहा है। जैसे मोबाइल और फोटो की बात कैमरा और चापर ना तो डाल मोबाइल में ज़्यादा ना बोलते तो ज़्यादा ना खुद लगे। अब जो हम लोग दूसरा नंबर टॉपिक देखने वाले हैं वह है उत्तल और अवतल बहुभुज। उत्तल और अवतल बहुभुज किसे कहते हैं उसको हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ आकृति लिखा गया है ना, यहाँ पे कुछ आकृति दिया गया। आकृति नंबर 1 है, यह 2 है, यह तीसरा आकृति है, और यह आकृति नंबर 4 है। इसमें हम लोग देखेंगे कौन उत्तल बहुभुज है और कौन अवतल बहुभुज है। पहला नंबर आकृति में देखेंगे तो इस आकृति में यह जो आकृति बना हुआ है वह बिल्कुल जो है बाहर की तरह बना हुआ है। दूसरा नंबर भी उसी प्रकार से कुछ है, लेकिन तीसरा नंबर जो आकृति है ना वह अंदर की तरफ बना हुआ है, और जब इसका विकर्ण खींचेंगे तो इसका विकर्ण यहाँ पे बाहर आ जाएगा, इसका विकर्ण जो है बाहर आएगा। और यहाँ पे चौथा नंबर जो आकृति है यह भी अंदर की तरफ बना हुआ है, और इसका विकर्ण कहाँ आएगा, इसका विकर्ण आएगा बाहर। तो जो बहुभुज उत्तल होता है उसका कोई भी विकर्ण बाहर यानी कि बहिर्भाग में नहीं होता है।
अगर इस आकृति का हम लोग विकर्ण खींचेंगे तो यह विकर्ण कहाँ होगा, अंदर ही होगा। लेकिन इसका हम लोग विकर्ण खींचेंगे, इसका भी अगर हम विकर्ण खींचेंगे तो अंदर ही होगा, और इसका विकर्ण और इस आकृति का विकर्ण, दोनों विकर्ण जो है वह बाहर स्थित होगा। तो जिस आकृति का विकर्ण बाहर हो तो वह अवतल आकृति कहलाता है। यह जो आकृति है, नीचे वाला दोनों आकृति, यह अवतल आकृति है, और ऊपर वाला जो दोनों आकृति है वह उत्तल आकृति है। जो आकृति अंदर के तरफ बना हो, जो आकृति अंदर के तरफ बना हो उसको बोला जाता है अवतल आकृति, और जो आकृति बाहर की तरफ बना हो, सभी भुजा बाहर हो, वह आकृति कहलाता है उत्तल आकृति। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर टॉपिक आज के इस क्लास का। पूछ रहा है, सब वीडियो बन रहा है। पूछ रहा है तो सब वीडियो बन रहा तो सो काट कटा दिया जाएगा, है। ये ले। सब काट कट जाएगा। अब बार बार बंद करने से बेहतर है ना। अब हम लोग देखेंगे बहुभुज के बारे में। बहुभुज किसे कहते हैं? केवल रेखाखंडों की सहायता से बना सरल आकृति बहुभुज कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे बहुभुज के बारे में। बहुभुज किसे कहते हैं तो याद रखेंगे, केवल रेखाखंडों की सहायता से बना सरल बंद आकृति बहुभुज कहलाता है। अगर रेखाखंडों से बना है और बंद आकृति है तो वह आकृति कहलाता है बहुभुज। जैसे यहाँ पे कोई बहुभुज यहाँ पे बना देंगे, जैसे यहाँ पे जो आकृति है ना, यह रेखाखंडों से बना है और बिल्कुल बंद है, तो यह आकृति कहलाएगा बहुभुज। यहाँ पे कोई आकृति बनाएंगे, जैसे यहाँ पे है, यह जो आकृति है यह रेखाखंडों से बना है। यह जो आकृति है यह भी रेखाखंडों से बना हुआ है और बिल्कुल बंद आकृति है, तो इसको बोला जाएगा बहुभुज। तो रेखाखंडों की सहायता से बना सरल बंद आकृति बहुभुज कहलाता। तो यहाँ पर हम लोग एक आकृति बनाएंगे, जैसे यहाँ पे एक आकृति है और इसके बारे में पूछा जाएगा, थोड़ा सा गोलाकार हो गया, क्या यह बहुभुज है? तो याद रखेंगे यह बहुभुज नहीं है, क्योंकि यह जो है ना यह रेखाखंड नहीं है। तो बहुभुज में रेखाखंड होना चाहिए, रेखाखंड से मिलकर वह आकृति बनना चाहिए। तो यह रेखाखंडों से बना आकृति नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखेंगे और इसके बारे में पूछा जाए कि क्या यह बहुभुज है, तो यह बहुभुज नहीं है, क्योंकि यह रेखाखंडों से, यह जो आकृति है यह रेखाखंडों से बना हुआ नहीं है, इसलिए यह बहुभुज नहीं है। तो ऊपर वाला जो दोनों है, पहला और दूसरा, यह बहुभुज है, और यहाँ पे जो पहला और दूसरा है यह बहुभुज नहीं है।
अब हम लोग देखेंगे सम एवं विषम बहुभुज, यानी कि सम बहुभुज किसे कहते हैं और विषम बहुभुज किसे कहते हैं, कैसे हम लोग उसका पहचान करेंगे। तो याद रखेंगे, जब किसी बहुभुज के सभी भुजा और सभी अंतःकोण का माप एक समान हो तो वह बहुभुज कहलाता है सम बहुभुज। तो उसको हम लोग बोलेंगे सम बहुभुज। जब बहुभुज में सभी भुजाएं एवं अंतःकोण समान माप के हो तो वह बहुभुज कहलाता है सम बहुभुज। अगर कोई बहुभुज है उसका सभी भुजा और सभी अंतःकोण समान हो तो वह सम बहुभुज कहलाएगा, और सभी भुजा और अंतःकोण समान नहीं हो तो वह विषम बहुभुज कहलाता है। तो सम बहुभुज में क्या आएगा, सम बहुभुज में आ जाएगा जैसे कि एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या है, हम लोग इसका नाम ऐसे लिखते हैं ना, समबाहु। सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब होता है बराबर, और बाहु का मतलब होता है भुजा, यानी कि बराबर भुजा। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है और तीनों कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए इसको बोला जाएगा समबाहुभुज। इसके अलावा अगर हम लोग वर्ग को लेते हैं, वर्ग को अगर हम लोग लेते हैं तो वर्ग में सभी भुजा बराबर होता है और प्रत्येक अंतःकोण भी बराबर होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसलिए इस आकृति को भी क्या बोलेंगे, समबाहुभुज बोलेंगे। यानी कि जब बहुभुज में सभी भुजाएं और सभी अंतःकोण समान माप की हो तो उसको बोला जाएगा समबाहुभुज, और सभी भुजाएं और सभी अंतःकोण समान माप के नहीं हो तो उसको बोला जाएगा विषम बहुभुज। जैसे यहाँ पे यह एक आयत है और आयत के सभी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, तो यह विषम बहुभुज का उदाहरण है। समबाहुभुज, और कुछ